बिहार से नेटवर्क पर आप सबका स्वागत है। श्रीकांत शर्मा का नमस्कार। मेरे हाथ में एक समाचार पत्र की क्लिप है। इसमें एक लेख छपा है बिहार की इकोनॉमी के बारे में, और इसमें जो आंकड़े दिए हुए हैं वो आंकड़े डॉक्टर NP सेन की पुस्तक बिहार गरीबी संघर्ष समस्या में हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए, और इन आंकड़ों के अनुसार भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो 1,89,000 रुपये है, जबकि बिहार की मात्र 60,000 है। यानी कि भारत की पर कैपिटा इनकम 1960-61 में आधी थी, 54.7% थी, और आज वो 2023-24 में घट के 1/3 रह गई, 31.9%। भारत की पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ रही है और बिहार की पर कैपिटा इनकम लगातार घट रही है। ये डॉक्टर NP सेन ने बिहार गरीबी संघर्ष समस्या की अपनी पुस्तक में उसके बारे में बात की। हमने उसका विश्लेषण किया, लेकिन उस विश्लेषण के साथ हमने ये भी देखा कि ग्रामीण परिवेश में पशुधन अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रामीण परिवेश में पशुधन की, तो वो केवल गाय भैंस तक आकर अटक जाता है। उसके दूध का जो क्वांटिटी है उस पर हम रुक जाते हैं। हमारे स्टूडियो में डॉक्टर NP सेन मौजूद हैं। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर NP सेन का। सेन साहब, क्या किसी भी अर्थव्यवस्था में ग्रामीण परिवेश में केवल गाय भैंस ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं? गाय भैंस का जो दूध है वो ही महत्वपूर्ण होता है, या और भी जो पशुधन हैं, जिसमें कि हम मुर्गी पालन को भी ले सकते हैं, जिसमें हम फिश को भी ले सकते हैं, बकरी है, तो उनका कितना योगदान होता है? श्रीकांत जी, देखिए, आदमी की जरूरत जो है वो रोटी, कपड़ा और मकान। ये रोटी, कपड़ा और मकान तीनों ही चीज में जितनी महत्व जमीन की है, मट्टी की है, उतना ही महत्व पशुपालन का है। मट्टी से आपको एग्रीकल्चर खाना आता है, मट्टी से कॉटन से आपको कपड़ा आता है, अब मट्टी से ईंटा बन करके आपका मकान बनता है। तीनों ही चीज में मिट्टी की जरूरत है। लेकिन भगवान जी ने ऐसा बनाया है या आदमी ने ऐसे इस्तेमाल किया, सृष्टि ने ऐसा कि साथ में मिट्टी के अलावा जो पशुधन है उसका भी इस्तेमाल तीनों जगह है। आपके खाने में, आपके कपड़े में और आपके मकान में। खाने में जो असर है, खाना और पीना, तो पीने में दूध की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। जब खाने में जब जाते हैं तो आपको प्रोटीन खाने के लिए मीट की जरूरत पड़ती है। वो दोनों ही चीज़ पशुधन से आता है। प्रोटीन हो, मैंने जब मीट है वो आपको जो प्रोटीन देती है, दूध भी आपको प्रोटीन देती है, वो उसके लिए आपको भैंस या बकरी या भेड़ या फिश, ये तीनों की चीज़ उगाती है। मुर्गी भी। उसी तरह से कपड़े में जब आप जाएं तो कपड़े की जरूरत, जैसे कि एग्रीकल्चर से आपका कॉटन आता है, आपका वुलन कपड़ा जो आता है वो तो भेड़ से आता है, तो भेड़ को पालना जरूरी है क्योंकि उसी से ऊन निकलेगा, उसी से फिर वुलन कपड़ा आएगा। उसी तरह से आपको जरूरत पड़ती है सिल्क कपड़े की। सिल्क के लिए वर्म है, सिल्क वर्म से फिर सिल्क निकलता है, तो सिल्क वर्क को भी पालन करना पड़ता है। जैसे कि पशु को पालते हैं वैसे सिल्क वर्क को भी पाल सकते हैं, तो वो कपड़े की जरूरत पड़ती है। और उसी तरह से आपको
अंडा है, अंडा से भी आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, वो भी आपको पशुपालन से आती है। तो हमने अपनी किताब में डिस्क्राइब किया है ये सारी चीज़ें। चैप्टर 4 में जब देखें तो एनिमल हस्बेंड्री एंड लाइफ स्टॉक फार्मिंग जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, लाइफ स्टॉक फार्मिंग के सारे एलिमेंट्स देखे हैं। पहली पार्ट हमने जो पिछली बार जो सेशन में किया था, पहली पार्ट है दूध, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट कंजम्पशन दूध का, आउट ऑफ ऑल पशुपालन से जितनी चीज़ें मिलती है उसमें सबसे ज़्यादा दूध का है। तो उसमें मैंने दिखाया है कि बिहार बाकी स्टेट के कंपैरिजन में दूध के प्रोडक्शन में कहाँ है, और वो मैंने चैप्टर 4 में दिखाया है कि पर व्यक्ति प्रतिदिन दूध का प्रोडक्शन बिहार में जो है वो 277 ग्राम है। बिहार में 277 ग्राम है, वही चीज पर व्यक्ति प्रति यूपी में, हरियाणा में, हाँ वो पंजाब में 1200 ग्राम है, 1245 ग्राम है। हरियाणा में जाएं तो हरियाणा में देखें तो 1105 ग्राम। अब ये आता कहाँ से दूध, उसके लिए जानवर है। ये आप यदि जानवर देखें कि प्रति 1000 व्यक्ति जानवर किस स्टेट में कितना है, तो बिहार में देखेंगे कि जानवर जो प्रति व्यक्ति जो है वो 122 है प्रति 1000 आदमियों पर करीब 122 जानवर है, जबकि ये चीज जो है पंजाब में 70 है। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं आंकड़े, ये इन आंकड़ों का क्या ये अर्थ है कि प्रति 1000 व्यक्ति इतने जो आपने आंकड़े दिए वो उनको पाल रहे हैं, या उस स्टेट में उतने जानवर मौजूद हैं जो कि प्रति 1000 व्यक्ति के ऊपर वो शामिल होते हैं? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिकेशन से मैंने फिगर लिए है, और गवर्नमेंट के इंडिया के पब्लिकेशन में उन्होंने वही लिए हैं जो आदमी के नीड से है, जो स्ट्रे जानवर है, जैसे नील गाय कहते हैं, वो नील गाय इस फिगर में नहीं आता है। ये वही गाय आता है जिसको आप पालते हैं। मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर हम पूरी पॉपुलेशन स्टेट की लें और पूरे जानवरों की पॉपुलेशन हम लें और उसको डिवाइड करें, तो प्रति 1000 व्यक्ति जो है जो आंकड़ा आता है वो आंकड़ा आप बता रहे हैं, या 1000 लोग जितने पशु को पाल रहे हैं जो उनका पशुधन है वो आंकड़ा है? या पूरा जो पशुधन लोग उस स्टेट में हैं जो पाल रहे हैं, उस स्टेट का प्रति 1000 प्रति रेशियो क्या है पशुधन का, वो रेशियो 122 है बिहार में, जिसको मैं रिलेट कर रहा हूँ कि 277 ग्राम जो दूध आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ये 122 जानवरों से आ रहा है। इसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, जो नहीं आ रहा है। ये 122 में सब है। और सिमिलर स्टेट में इसका जनसंख्या से कोई मतलब नहीं है कि कितनी जनसंख्या जानवरों की है। जानवरों की जनसंख्या से ही मतलब, जानवरों की जनसंख्या को पॉपुलेशन के 1000 से भाग दिया हुआ वो फिगर है, और 1000 से निकाला जी। वही फिगर यदि आप पंजाब में लें, यदि 1245 जो आ रहा है, हमें आश्चर्य इसलिए लगा कि बिहार में जानवर 122 है प्रति 1000, पंजाब में जानवर 70 ही है। मैंने आज कंपेयर टू दिस ये 30-40% कम है, और दूध 5 गुना ज़्यादा है। ये और स्पष्ट कीजिए कि ये सिर्फ आप गाय भैंस की बात कर रहे हैं और बकरी की आप, या और जो दूध देने वाली जानवर की बात कर रहे हैं। बकरी भी दूध देती है तो आता, वो भी शामिल है? हाँ वो भी शामिल है, पशु नहीं वो भी शामिल है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसलिए मैंने बिहार में इतना कम दूध इसलिए नहीं है कि जानवर कम है, जानवर ज़्यादा है, दूध कम है। मतलब ये बेसिकली मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। मैंने किस टाइप का जानवर है, कुछ जानवर है जो दिन में 3 ही किलो दूध देती है, वही दूसरी जगह 10 किलो दूध देती है। उसको क्या खिलाते हैं आप, उसका ब्रीड क्या है, वो डिपेंड करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जानवर ज़्यादा होने के वजह से, या जानवरों की संख्या ज़्यादा है और जिसका वो पशुधन है, जो जानवर जिसके पास हैं, जो उसे पाल रहा है, वो ठीक से दूध नहीं निकाल रहा है, या उसकी सेहत का ध्यान नहीं रख रहा, या वो उसको खान पान में जो है वो ठीक से
नहीं कर रहा है, जिससे दूध कम आ रहा है। देखिए, सब चीज़ में आजकल जो रेनबो रिवोल्यूशन आया, और रेनबो रिवोल्यूशन में बेसिक एलिमेंट है कि आजकल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बहुत हो गया, ब्रीड में बहुत चेंज हो गया। मैंने गाय का एक ब्रीड आ गया है, जर्सी गाय। जर्सी गाय और इंडियन गाय के दूध में 3 गुना का डिफरेंस है प्रोडक्शन का। उसी तरह से भैंस के भी एक न्यू टाइप का ब्रीड आ गया है, तो भैंस के ब्रीड में भी करीब 2 गुना का डिफरेंस है। तो ये क्या है, पहले तो ब्रीड का अंतर है, जिसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। आप अपने जानवरों का भी एनिमल हस्बेंड्री करके ब्रीड इंप्रूव कर सकते हैं, उसके बच्चों का। तो वो जो एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका असर है। मतलब ये कि गाय इस समय जिस ब्रीड की है वो उतनी कैपेसिटी नहीं है उसकी, पहली चीज। दूसरी चीज कि उसकी कैपेसिटी है भी तो उसको खिला क्या रहे हैं। आप बोलते हैं चर के आ जाओ दूध दे दो, जबकि दूसरे लोग उसको खिला रहे हैं जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, तो उससे दूध ज़्यादा देगी। तो मैंने उसकी खिलाने की भी, और सारा कारण इसलिए हो रहा है कि ये गाय भैंस दूध देने वाले जितने जानवर हैं, ये इसको बोलते हैं बिजनेस एज यूजुअल। बिहार के जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है, उस एग्रीकल्चर पॉलिसी में एक शब्द मैंने देखा, BOU, बिजनेस एज यूजुअल। दैट मीन्स बैकयार्ड में आप गाय पाल लो, भैंस पाल लो, वो जाके अपना चढ़ के आ जाएगी, जितना दूध देती है आप ले लेंगे, जो पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है। ये कमर्शियल बेसिस पे गाय पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं। मैंने 20 भैंस पाल, डेयरी की तरह। हाँ, डेयरी की तरह भैंस पाल रहे हैं, 20 भैंस पाल रहे हैं, 10 भैंस पाल रहे हैं। और उस दूध का जो पालने वाले हैं वो खुद प्रयोग नहीं करते, उसे खुद यूज़ नहीं करते, और वो उसे कमर्शियल यूज़ में लेकर आते हैं, मतलब कि उसे बेचते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। हमने ये चीज़ बिहार के एक मंत्री जी से मेरी बात हो रही थी कि भाई 270 से इतना ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर देंगे दूध, तो जरूरत ही कहाँ, हम बेचेंगे कहाँ। पंजाब में भी वही हो रहा है। पंजाब में भी रियल कंजम्पशन 277 नहीं 350 है, जबकि प्रोडक्शन 1250 है। तो 350 और 1250 का जो डिफरेंस है, वो तो एक्सपोर्ट हो रहा है घी में। पूरा मिडिल ईस्ट एंड ईस्टर्न एशिया में पंजाब से घी जा रहा है। तो ये क्वेश्चन है कि जैसे आपकी वाइफ आपका खाना बनाती है, आप खाते हैं, वो नेशनल इकोनॉमिक्स में नहीं आता है। वो आपका कोई चीज़ खाना फैमिली के अंदर आपने बनाया और खाया, तो आपने कुछ पैसे तो अपने वाइफ को दिए नहीं। वो रेस्टोरेंट और घर में अंतर है। हाँ, रेस्टोरेंट में जाके खाइए तो वो आपके पैसा इकोनॉमी देना आता है, पड़ेगा। वो इकोनॉमी में आता है। हाँ। लेकिन घर में खाइए तो नहीं आता। उसी तरह से यदि ये आप दूध बनाए और दूध खा लिए 100 277, उसका इकोनॉमी में असर ही नहीं, वो जीरो है। जबकि वो 1250 में 350 कम करके 800 जो बच गया या 900 जो बच गया, वो उनके इकोनॉमी में आ रहा है। तो उसी तरह से जब आगे जाएं आप, तो ये तो हमने दूध के बारे में बताया। यदि आगे जाएं तो हमने डिस्कस किया है कि मीट का क्या असर है। मीट के प्रोडक्शन के लिए इसी चैप्टर 4 में ही सारी चीज़ें दिया हुआ है कि मीट की प्रोडक्शन में आप जैसे देखेंगे कि बिहार का मीट का प्रोडक्शन प्रति 1000 व्यक्ति इन साल 404 ग्राम है, 404 टन। जबकि यही चीज़ जो है मीट का प्रोडक्शन जो आप देखेंगे पंजाब में और बाकी जगह जो है, जैसे आप एग का ही देख लें, पहले एग का देख लीजिए कि एग का प्रोडक्शन बिहार में, एग अंडा जी, प्रति व्यक्ति प्रति ईयर 27 है। साल में 27 ही प्रति व्यक्ति, क्योंकि सब लोग वेट खा नहीं रहे। जबकि यही एग का प्रोडक्शन प्रति व्यक्ति प्रति ईयर आंध्रा में 479 है। प्रति व्यक्ति प्रति ईयर। मैंने वो खा नहीं रहा, ये अंडा जो है ये आंध्रा से बाहर जा बिक रहा है। उसी तरह से यदि ये अंडा का प्रोडक्शन आप तमिलनाडु में ले तो 291 है, आपका हरियाणा में ले तो 251 है, जबकि बिहार ले तो 27 है। हो सकता है बिहार में खाने के लिए 27 काफ़ी है, उसमें से कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है। और बाकी जगह जो है अंडा
उस अंडे को आपने एक पाउडर बना दिया जो नहीं खा रहे हैं। एक पाउडर से प्रोटीन का प्रोडक्ट है, उससे प्रोटीन सप्लीमेंट बोल करके दुनिया भर में बिकता है। तो ये आपका इनकम जो पर कैपिटा इनकम जो आता है, जो 27 जो आप खा जाते हैं, वो तो पर कैपिटा इनकम के लिए 0 है। ये तो बात आपने मुर्गी पालन के बारे में कही। जी। फिश के बारे में आपका क्या विचार? अब जैसे कि मीट के बारे में, मीट का भी हमने बताया आपको कि मीट का प्रोडक्शन जो है, जैसे मीट का प्रोडक्शन जब आप बोलते हैं तो बफेलो का मीट, मुर्गी का मीट, बकरी का मीट, भेड़ का मीट, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। और 50% शेयर है वो मुर्गी के मीट का। इसलिए कि क्या हो रहा है आजकल कि मुर्गी वही खाती है जो आदमी खाता है। वही उसी तरह का दाना दाना आदमी जो है वो मुर्गी आटा घास बना नहीं के। मुर्गी घास नहीं खाती है, वो दाना खाती है, और वही दाना खाती है जो आप खाते हैं। तो उसमें एक इकोनॉमिक्स आता है फिट टू फूड, मतलब कितना किलो आपने। एक्चुअली मुर्गी इज ए बायोलॉजिकल मशीन जो दाना को कन्वर्ट कर रही है मीट में, ऐसे समझ लें। तो आप उसको कितना किलो खिलाते हैं तो कितना किलो मीट बनता है। 2 किलो खिलाते हैं तो 1 किलो का मीट बनता है। इट इज सपोज टू बी द हाईएस्ट फूड टू फीड कन्वर्शन। किसी और चीज को आप दाना खिलाएं तो वो 50% नहीं बनता है। जैसे आप पिग में क्या होता है कि यदि फूड टू फीड करिए, पिग भी वही खाता है जो इंसान खाता है, लेकिन उसको पचाने की शक्ति ज़्यादा है इंसान से। जो बाकी चीज़ जो इंसान नहीं खाता, बाजरा, जौ वगैरह वो सब खाता है। वहाँ पर क्या है, फूड टू फीड कन्वर्शन चिकन से वर्ष है, चिकन से खराब है। मैंने वहाँ ज़्यादा फूड खाता है और कम मीट देता है। फिश के केस में क्या है कि फिश 2 टाइप से है। एक फिश है जिसको बोलते हैं कैचिंग, मैंने नेट डाल करके फिश कैच करते हैं आप, उसको तो आप खिलाते नहीं, वो लोग खुद ही अपना खाती, आप तो खाली पकड़ते हैं। लेकिन आजकल वो आ गया है कल्चर फिशिंग, मैंने फिश को आप जाल अपने नेट में, एक नेट बना होता है जो पानी में नेट है, उसमें आप बचपन से ही उसको फिश लिंक डाल दीजिए और खाना खिलाइए, और उसको 6 महीने के बाद फिश निकाल दीजिए, तो उसमें खाना खिलाना पड़ता है। तो वहाँ भी फिट टू फूड है, फिश भी वो वही खाना खाती है जो आदमी खाता है, जो मुर्गी खाती है। तो वहाँ फिट टू फूड रेशियो मुर्गी के बराबर है। मैंने फिश मैन्युफैक्चरिंग, ये बेसिकली आप समझिए कि ये मैन्युफैक्चरिंग मशीन है। मैंने आपके प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करने के लिए मुर्गी एक मशीन है। उसी तरह से आपके मछली जो है आपके प्रोटीन खाने के लिए एक मशीन है जो कैप्चर करके आप डेवलप कर रहे हैं, उसको खिला रहे हैं। अब ये चीज जो है, अब ये तो हुआ प्रोटीन के लिए, लेकिन जब जाएं कि जानवर जो है कैसे आपको कपड़े में हेल्प करता है, जैसे भेड़ है, तो भेड़ के जो बाल है उस बाल से तो निकलता है उलन सिंह, तो आप उसको पालते हैं, हर 6 महीने पर बाल को काटते हैं, उस काल को ऊल बनाते हैं। और यदि वो डिपेंड करता है कि जो भेड़ है वो, उसके लिए मौसम बहुत इम्पोर्टेंट है कि यदि हिली एरिया में है तो बाल ज़्यादा निकलता है, यदि ड्राई एरिया में है तो बाल कम निकलता है, यदि आप वेट एरिया में है तो एकदम ही बाल नहीं निकलता है। तो भेड़ हर जगह नहीं पाला जा सकता। बिहार के कुछ ड्राई एरिया हैं जहाँ पर भेड़ पर, राजस्थान में ज़्यादा पालन होता है भेड़ का। आपने नील गाय का जिक्र नहीं किया। नील गाय भी तो नील गाय जो है वो एनिमल जो है ह्यूमन फ्रेंडली नहीं, वो ऑटोमेटिकली है। वो उसको दूध देती भी नहीं है, उसके दूध को उसको लोग खाता भी नहीं है, उसको मारता भी नहीं, क्योंकि वो गाय के श्रेणी में आती है। वो जानवर है, डोमेस्टिकेटेड नहीं, इसलिए नील गाय का हमने जिक्र किया कि डोमेस्टिकेटेड नहीं। लेकिन जब आप मीट का जिक्र करते हैं या अंडे का जिक्र करते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो तो ना मीट खाते हैं ना अंडा खाते हैं, तो ऐसे जानवरों की संख्या कम होती है, तो वो इकोनॉमी पर कितना असर डालते हैं या वो कितना महत्वपूर्ण होता है उनको पालना गाय भैंस की तुलना में? नहीं, मैंने जानवर जो
इकोनॉमी पर नहीं असर करता है, जिसको आप इस खाने के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़ा का तो दूध पीते हैं, आपने अंडा देती है, तो घोड़ा तो आप रखते हैं क्योंकि वो आपके एनर्जी का स्रोत है। घोड़ा आपको चलने के लिए हेल्प करती है, बैल आपके एनर्जी का स्रोत है। तो जानवर दो तरह का है, तीन तरह का है। एक जानवर जो है जो आपको खाने के लिए सामान प्रोड्यूस करती है, जैसे अंडा हो गया, दूध हो गया, मीट हो गया। एक जानवर है जो आपको सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे घोड़ा है, गधा है। घोड़ा, गधा, बैल, भैंस, भैंसा जो है, ये सारे जो है आपको एनर्जी सोर्स देते हैं। एक कुछ जानवर हैं जो आपको कपड़े के लिए ऊन का सोर्स देती है, जैसे भेड़, जैसे सिल्क वर्म जो आपको सिल्क को प्रोड्यूस करती है। ये तीनों की इकोनॉमी डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन आजकल कुछ दिन पहले जो है एक अन्य जानवर की बहुत चर्चा हुई थी, उसे आप भूल रहे हैं, और जबकि वो घरों में व्यक्तियों के, इंसानों के सबसे निकट है। कुत्ता, कुत्ते को लोग पालते हैं, और इस पे एक चर्चा जो जब हुई, आजकल हाई कोर्ट में बहुत बड़े केस चल रहे। कुत्ता सिक्योरिटी देती है, कुत्ता को लोग सिक्योरिटी के लिए या अपनी मोनोटोनोमी को ख़त्म करने के लिए रखते हैं, क्योंकि ह्यूमन फ्रेंडली। हम उसके यूज़ के साथ इकोनॉमी पर उसका क्या असर पड़ रहा है, या लोग जो हैं अगर अपने यूज़ के लिए उसे पाल रहे हैं तो संख्या के अनुसार उस प्रदेश की या पर कैपिटा इनकम या लोगों के आय का जो साधन है वो कैसे बन रहा है, उसके इकोनॉमी कैसे सुधर रही है, उस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो आपने जानवर बताए गाय भैंस के अलावा, उसकी इकोनॉमी पर कोई असर नहीं। ये तो ऐसा है ना, आपकी वाइफ ने आपको खाना बना कर दे दिया, इकोनॉमी का कोई असर नहीं। आपने कुत्ता पाल लिया, आपकी सिक्योरिटी कर दी, उसका इकोनॉमी का कोई असर नहीं। कैसे नहीं है? क्या है? कुत्ते पर जो खर्चा होगा वो तो व्यक्ति के, इंसान के अपने आय के साधनों से निकलेगा खर्चा। उसके आय के साधन पहले ही नहीं है बिहार में, वो ही कम पड़ रहे हैं। अगर लोग वहाँ कुत्ता पालने लगें तो उनकी इकोनॉमी कैसे सुधरेगी? देखिए, आप खर्चे की बात कर रहे हैं, हम दोनों बात कर रहे हैं। इकोनॉमी में खर्चा भी और आय का स्रोत बढ़ाना भी, दोनों ही चीज़ें हैं। अगर आप खर्चे कम करते हैं अपने तो इकोनॉमी सुधरेगी, और अगर आप खर्चे बढ़ाते हैं तो आपको जो जितनी आय हो रही है वो आय कम हो जाएगी। वो हमारी किताब में वो विषय नहीं है। हमारे किताब में एक इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इनकम बढ़ाने से आप खर्च बढ़ाएंगे, खर्च करना है आपको, क्योंकि आपका खर्चा दूसरे के लिए इनकम है। यदि आप खर्च करते हैं तो आपने कुछ चीज़ खरीदी, जिससे खरीदी उसका इनकम है। तो इनकम बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं, खर्चे की बात नहीं कर रहे। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं, मैं यदि उसी बात को दूसरे ढंग से कहना चाहूँ कि आपने कहा कुत्ता जो है सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, या कंपनी के लिए, सुरक्षा और कंपनी दोनों, सुरक्षा और कंपनी के लिए होता है। और यदि कोई उसे अपना आय का साधन बनाना चाहे, कुत्तों को काफ़ी संख्या में पाल के उन्हें बेचे, उनकी ब्रीड अच्छी करे, तो उसके लिए तो वो आय का साधन हो गया। जो भी चीज़ किसी के ज़रूरत के लिए है तो वो कहीं से तो आएगी, कोई तो उसे पालेगा। आई एग्री। कुत्ता अभी भी बिकता है, कुत्ता लोग पालते भी हैं, उसके बच्चों को लोग, हमने भी खरीदा है। लेकिन वो इतना स्मॉल इनकम है कि उसको हमने इग्नोर कर दिया। वो इनकम का इतना छोटा पार्ट है, कुछ लोग करते हैं, नॉट इवन 1% ऑफ द पीपल। दैट्स नॉट डजंट कम इनटू द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट। इट माइट बी इकोनॉमी फॉर द पर्सन हु इज हैविंग 10 डॉग एंड पप्पी, उसके बेच रहे हैं। आप लोगों को मत बेचिए, लेकिन जो सुरक्षा बल हैं, अगर अच्छी ब्रीड का कुत्ता आप पालेंगे, ठीक से उसको ट्रेंड करेंगे, और फिर सेना में, पुलिस में, या और कोई सुरक्षा के, कुत्ता का तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है हॉर्स का जी पालना, जी उसको बेचना एक इंडस्ट्री में आता है।
कुत्ता नहीं आता। कुत्ता क्योंकि हॉर्स की रिक्वायरमेंट बहुत लार्ज है। कुत्ता जो आप बोल रहे हैं वो कुत्ते की रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर टू हॉर्स पीनट्स। ओके। इसलिए हमने उसको नहीं टेकन किया और हमने उसको इकोनॉमिक्स में उसका रेशियो भी पीनट्स है। चलिए इसे इस ढंग से हम देख लेते हैं कि एक तरफ अगर हम गाय भैंस बकरी जिसका दूध और जिसकी यूटिलिटी इंसान के लिए ज़्यादा है उसको देखें, और जो इसके अलावा और जानवर हैं उनको पालने में देखें, जैसे मुर्गी है, आपने फिश की बात कही, घोड़े की बात आपने कही, तो दोनों में इकोनॉमी सुधारने में कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? ये कैटेगरी जो जिसमें गाय भैंस वगैरह, जितना लाइफ स्टॉक से जो इनकम आता है उसका 50% इनकम सिर्फ मिल्क से आता है। 50% इनकम ऑफ द इंटायर लाइफ स्टॉक इनकम, मतलब मीट भी जोड़ लीजिए, अंडा भी जोड़ लीजिए, फिश भी जोड़ लीजिए, सब जोड़ लीजिए, तो 50% इनकम कम्स ओनली फ्रॉम द मिल्क एंड द रिमेनिंग 50% कंसिस्ट अपाउट। और उस 50% में करीब 25% आता है मीट से। उस 25% का 50% सिर्फ मुर्गी से आता है, क्योंकि वो इकोनॉमिकल है। फीड टू फूड रेशियो देखिए कि कितना खिला कर कितना किलो मीट बनता है, वो प्रोडक्शन मैंने बेसिकली दैट कन्वर्सन गिव्स इकोनॉमिक्स। वो सबसे अच्छा मुर्गी में है, इसीलिए मुर्गी पालना ज़्यादा बेटर है आज कंपेयर टू बतख पालना। बतख पालिए लेकिन उसका फूड टू फीड इकोनॉमिक्स नहीं है उसमें, आपको अच्छा लगता है इसलिए पालिए। वैसे तो डॉक्टर साहब हमने आपकी इस पुस्तक बिहार गरीबी संघर्ष समस्या में जी विभिन्न दृष्टिकोण से चर्चा की कि उसका अर्थव्यवस्था पे कहाँ कहाँ फर्क है, क्या क्या असर है, क्या वो प्लानिंग की प्रॉब्लम है या व्यक्ति को उतने अवसर नहीं मिल रहे हैं जिसकी वजह से जो है वो अपनी इकोनॉमी सुधार सके। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं आज के एक समाचार पत्र के लेख में जी, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं कि भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो 1,89,000 है और बिहार की 60,000 है। और दूसरा ये भी जानना चाहूँगा कि पटना को बिहार के पर कैपिटा इनकम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है कि अगर पटना की इनकम को अगर निकाल दिया जाए, पटना की जो पर कैपिटा इनकम है वो है 2,15,049, मतलब 2 लाख से ज़्यादा है। और बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है एवरेज वो 60,000 के आसपास है। अगर पटना को हटा दिया जाए तो पटना की इनकम को उसमें पर कैपिटा इनकम को ना जोड़ें तो ये सिर्फ 59,000 रह जाती है, 60,000 रह जाती है। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं उस सब विषय पर आने से पहले मैं कंप्लीट कर लूँ। जी, फिश का आपने बात करी थी, तो फिश का मैंने स्टडी किया कि किस स्टेट में बिहार में कितना फिश प्रोड्यूस होता है और किस स्टेट में कितना आता है। तो बिहार में यदि आप फिश का देखें पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर वो आता है 7.3 किलो। इसका दोबारा से एलाबोरेट कीजिए कि पर 1000 जितना भी आपने बताया है उसका अर्थ क्या है, मतलब पर 1000 टोटल जनसंख्या के आधार पे हम कहें कि प्रोडक्शन जो है टोटल प्रोडक्शन को टोटल जनसंख्या का भाग देकर 1000 से गुणा तो वो बिहार का है 7.3, जबकि ये आंध्रा में है 50। यदि आप उम्मीद करें कि आंध्रा में जितना पानी है उससे ज़्यादा पानी बिहार में है। आंध्रा में सब सी कोस्ट है, उसमें दोनों है मैराइन एंड अंडर वाटर जी, लेकिन टोटल लें तो टोटल जो आंध्रा का जो लैंड वाटर है उससे बिहार में 4 गुना ज़्यादा पानी है। लेकिन बिहार में प्रोडक्शन यदि आप देखें दैट मीन्स इसमें हम क्या कहना चाहते हैं, बिहार का 7 है, आंध्रा का 49, माने आपकी पॉसिबिलिटी है 7 गुना बढ़ने की। यदि आप इंटेलिजेंटली यूज करें, डिलीजेंटली यूज करें, इकोनॉमी यूज करें, सरकार प्रमोट करे तो 7 गुना फिश का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। 7 गुना 700%।
लेकिन उस प्रोडक्शन में आप इसका महत्व इस ढंग से देख रहे हैं कि उसका यूज़ बिहार में ही हो, या उसको जो है हम दूसरे राज्यों में भेज के कमर्शियली जो है उसका पैसा कमा सकें, और बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है उसे बढ़ा सकें? ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है, वो आप सरकार से पूछिए, क्योंकि सरकार की प्रेजेंट बिहार सरकार की पॉलिसी है कंजम्पशन विद इन स्टेट। दे आर नॉट लुकिंग फॉर एक्सपोर्टिंग टू अदर स्टेट और अदर कंट्री, इसीलिए इस पर उतना ध्यान नहीं। बोलते हैं खुश है, जितना जरूरत है उतना है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आप यदि अपने घर में किए तो फिर तो इकोनॉमी ही नहीं आया, किसी और को बिहार में बेचा तो थोड़ा बहुत इकोनॉमी आया। ये जहां आंध्र में यदि 70-700 है, वहां भी कंजम्पशन थोड़ी है, वो तो सारा एक्सपोर्ट हो रहा है। बिहार से फिश, इंडिया से आजकल फिश बहुत एक्सपोर्ट होते हैं। चाइना के बाद नेक्स्ट बिगेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री इंडिया ही है, और उसमें मेजर शेयर आंध्र का है। लेकिन दो चीज़ें होती हैं, जो मेरे पास है मैं उसको उसमें सुधार लाकर उससे इनकम बढ़ा सकता हूँ, या उसको जो है कमर्शियली, मतलब अपने प्रोडक्ट अपने यूज़ के लिए उसे प्रयोग में ला सकता हूँ। जो मेरे पास है, जिसका प्रोडक्शन मैं कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार के लिए उसको यूज़ में लाऊं। उससे मैं पैसा नहीं कमा रहा, मेरी इकोनॉमी जो है वो नहीं सुधर रही। दूसरा तरीका कमर्शियली जो है उसको पालने का है कि मैं बेचूं। जैसे आपने अभी उदाहरण दिया था कि वाइफ जो है खाना बना रही है, वो इनकम का, इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, और जबकि रेस्टोरेंट में जाके खाना खाइए वो इकोनॉमी का पार्ट, वो इकोनॉमी का पार्ट है। तो कौन सा, क्योंकि यदि फिश की हम बात करें, यदि और जानवरों की बात करें, दूध की बात करें, गाय भैंस की बात करें, अगर उसे ज़्यादा सुधार में हम लाते भी हैं तो कहाँ ले जाएंगे? जैसे कि आपने अभी कहा कि सरकार जो है उसे बाहर ले जाने में या उसका एक्सपोर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्या होना चाहिए? देखिए, आपके खाने के अलावा और भी नीड है। आपको कार चाहिए, आपको टीवी चाहिए, आपको छुट्टी पर बाहर जाना चाहिए, आपकी और भी नीड है। आपकी और नीड के लिए आपको जितना आपको खा रहे हैं वो तो इकोनॉमी में आता नहीं, तो आप ज़्यादा प्रोड्यूस करिए, उसको बेच करके बाकी नीड अपने कंप्लीट करिए। यही तो मेरे कहना है कि इकोनॉमिक्स में तभी आएगा जब आप एक्सपोर्ट करेंगे, या जब दूसरे स्टेट को एक्सपोर्ट करें या दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करें। अदरवाइज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। और ये मैं जो कह रहा हूँ कि पर कैपिटा इनकम का पार्ट तभी होगा कि जब अपने नीड से बाहर निकले। यदि अपने नीड से, तो जानवर क्या है, जानवर जब जन्म लेता है तो आप खिलाते हैं क्या उसको? जानवर तो खुद ही खा लेता है। भगवान जी ने जितने चिड़िया है, चिड़िया को कभी खिलाते हैं क्या? लेकिन गाय भैंस को अगर आप ठीक से, या घोड़े को आप ठीक से घास नहीं देंगे, गाय भैंस का जो भोजन है उसको आप ठीक से नहीं देंगे, तो वो जो दूध है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो उसका तो कुछ इलाज आपको बताना पड़ेगा ना, समाधान बताना पड़ेगा। वो समाधान बताए के पहले समझ पे लें समस्या क्या जी। तो समस्या यही है कि हम अपनी इनकम नहीं बढ़ा रहे, हम अपनी कंजम्पशन के लायक बना रहे हैं। हमें यही करना है समस्या में। पहले ये कहिए कि ये जो आप अपने खाने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे अंग्रेजों में हमने बताया ना कि अंग्रेजों ने क्या किया कि वो चीज़ प्रोड्यूस किया जो अंग्रेजी फैक्ट्री में ज़रूरत है। मैंने लास्ट में बताया, उनको शुगर चाहिए, शुगर केन खरीदना शुरू किया उन्होंने। उनको कॉटन चाहिए, तो कॉटन खरीदना शुरू किया, तो कॉटन का प्रोडक्शन शुरू हुआ। वो चावल, दाल, गेहूँ के प्रोडक्शन पर कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनको इकोनॉमी में वही प्रोडक्ट चाहिए जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। चावल दाल इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल ना कभी थी ना होगी। अब थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल चावल होती है, क्योंकि नूडल बना करके आप चाइना और जापान बेच दीजिए तो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल बने। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल नहीं है, एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्ट है, बट यदि गुड अपॉर्चुनिटी इन एक्सपोर्टिंग प्रोवाइडेड यू हैव सरप्लस। यदि आपके पास खाने से बचता ही नहीं है तो आप उसको नूडल कैसे बनाएंगे? क्या हम
मेरे पिछले प्रश्न पे आ सकते हैं कि एक समाचार पत्र में एक जो चीज मैं कवर कर लूं कि मैंने आपको बताया फिश का, कि आंध्रा में फिश का प्रोडक्शन कितना है और बिहार में कितना है, और 7 गुना बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। अब दूसरा आइए मीट में। मीट में बिहार का प्रोडक्शन है 3 किलो, वही प्रति 1000, 3 किलो 80 ग्राम, जबकि हरियाणा में 23 किलो। माने यदि 3 से 23 को 3 से भाग देंगे तो 3 चौका 7 त्रिका 21, यहाँ भी 700 टाइम्स इंक्रीज की पॉसिबिलिटी है, 700%। हम कर नहीं रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं वो तो बाद में बात कर लें। अब एक ये चीज मैंने बनाया है, वो तो बड़ा साफ सा है, जिस चीज़ को हम बढ़ा नहीं रहे या जिसको हम ठीक से नहीं कर रहे उसको वो हमारे दृष्टि में उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर वो इकोनॉमी को नहीं ठीक कर रहा है, पर कैपिटा इनकम मेरी नहीं बढ़ रही है, तो फिर मैं उस काम को करूँगा क्या? अगर मैं सर्विस सेक्टर से पैसा कमा सकता हूँ तो मैं कोई चीज़ क्यों उगाऊंगा या किसी जानवर को क्यों पाल के जो है उससे अपनी इकोनॉमी ठीक करने की कोशिश करूँगा। मैं एक समराइज कर दूं जी, कि जैसे क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऐसा है कि मैं कहूँ कि भाई 10 गुना बढ़ा दो, 100 गुना बढ़ा दो, तो हाइपोथेटिकल है। तो मैं पॉसिबिलिटी वो है कि दूसरे स्टेट उसको अचीव कर रहे हैं, और मैंने उसका एक टेबल बनाया। ये टेबल मैं आपको दे दूंगा तो आप इसको प्रोड्यूस कर दीजिएगा। जैसे दूध में हम 277 ग्राम करते हैं, पंजाब 1245 ग्राम करता है। इसका क्या करता है, मतलब उसे थोड़ा स्पष्ट कीजिए। हम 277 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति डे प्रोड्यूस करते हैं, पंजाब 1245 ग्राम माने 1 किलो 200 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रोड्यूस करता है, प्रतिदिन प्रोड्यूस करता है। तो सरप्लस जो है वो बेचता है। ठीक। हाँ, तब हम ये कहना चाहते हैं कि आप बिहार पंजाब को तो कर ही सकते हैं, दुनिया में इससे ज़्यादा भी प्रोड्यूस करने वाले जगह, लेकिन पंजाब के यदि मैच कर लें आप तो 4.5 गुना आपका इनकम बढ़ सकता है। उसी तरह से एक कर लें तो हम 27 अंडा प्रति व्यक्ति प्रति ईयर करते हैं, आंध्रा 480 अंडा करता है। तो इसका मतलब वो स्पष्ट कीजिए। हम बिहार 27 अंडा प्रति व्यक्ति प्रति ईयर प्रोड्यूस करते हैं, खाते हैं, बेचते नहीं है, अपना खा जाते हैं, वो इकोनॉमी में जीरो है। आंध्रा 479 अंडा प्रोड्यूस करती है प्रति व्यक्ति प्रति ईयर। दैट मीन्स कि आप यहाँ पहुंच तो सकते ही हैं अंडा। ये तो क्वेश्चन मेंटेलिटी और इकोनॉमी है। तो इसका मतलब है कि अंडा के प्रोडक्शन को 17 गुना बढ़ सकता है बिहार में, यदि आप आंध्रा को फॉलो कर ले। मैंने आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, ये नहीं कि हाइपोथेटिकल है। उसी तरह से यदि आप बोले मीट का, तो हम 3.8 किलो है प्रति 1000, जबकि आंध्रा में 23 किलो है। तो दैट मीन्स मीट का प्रोडक्शन 6 गुना बढ़ सकता है, और यदि फिश का प्रोडक्शन आइए तो वो भी करीब 6 गुना बढ़ सकता है। डॉक्टर साहब, जितना मैं समझ पाया हूँ उसके अनुसार जब अभी तो वो बढ़ा नहीं है, आपने एक फिगर दी कि प्रेजेंट में प्रोडक्शन इतना है, एक्स प्रोडक्शन है, और उस एक्स प्रोडक्शन को बढ़ा के हम वाई प्रोडक्शन तक ले जा सकते हैं जी। जो एक्स और वाई के बीच में डिफरेंस है वो आपकी इकोनॉमी बढ़ा रही है, वो आपकी इनकम बढ़ा रही है। वो अगर नहीं बढ़ाया जा रहा इस समय, जो हो सकता है वो अगर नहीं कर रहे हैं, जो पशुपालन कर रहे हैं, जो फिश को पाल रहे हैं, जो और दूसरे जानवरों से जो है लाभ उठा सकते हैं, अगर वो उस काम को नहीं कर रहे हैं तो किसकी कमी है, क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका रीज़न आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर उनको वो सुविधा दी जाए जो उनके अपने व्यक्तिगत कंजम्पशन से ज़्यादा जो उनके पास है, उसको तो बाजार में ले जाएंगे ना। आपने अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का जो पढ़ा जी, कि पिछले साल जो आपने बताया कि बिहार का इनकम इंडिया के इनकम का 54%, अब घट करके 31% हुआ। जी, कैसे हुआ? सिंपल, इंडिया का बढ़ा, बिहार का या तो नहीं बढ़ा या घटा। 50% से घट कर आप देखते तो या तो उसका बढ़ गया, आप जहाँ थे वहीं रह गए।
या आप घटे। जी। सवाल ये है कि इंडिया, बिहार के सारे स्टेट, इंडिया के सारे स्टेट ऊपर जा रहे हैं, सारा अपना इनकम बढ़ा रहे हैं, आप अपना इनकम नहीं बढ़ा रहे। लेकिन ये तो रेशो के हिसाब से वो आंकड़े हो सकते हैं ना। नहीं, उनका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कम नहीं हुआ हो सकता है वो प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ा भी हो, और जो इंडिया का है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हो, और जब आप उसकी तुलना कर रहे हैं तो आप उसको घटा के देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि वहाँ बढ़ा नहीं, वहाँ कम होता गया। ये तो तुलना है ना। ठीक है, ये इसमें किलोग्राम में या उसमें नहीं है, आंकड़े में है। आपने इंडिया का पर कैपिटा दिखाया 1,79,000 पर कैपिटा इनकम। जी हाँ, जबकि बिहार का 1,89,000। हाँ जो कि बिहार का 60 है। हाँ, जो कि वही एग्जैक्टली 30% है। ये एब्सोल्यूट फिगर से डिपेंड करता है। उस साल का जब जाए तो इंडिया का जितना था उसका बिहार का 54%। मैंने वो उस समय हो सकता है कि 60 नहीं हो 50, लेकिन इंडिया का भी कम था, तो कंपेरेटिवली वो 50% था। तो आप क्या है कि इंडिया के रेशियो में यदि आप पीछे नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं हैं और इंडिया ऊपर जा रहा है, तो बेसिकली हम हमारे गरीब होने का कारण ये है कि इंडिया यदि ऊपर जा रहा है तो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा कंजम्पशन भी तो ऊपर जा रहा है। डॉक्टर साहब, अभी तक हमने जो है आपकी पहली पुस्तक, बिहार पे तो कई पुस्तकें आपने लिखी है, लेकिन गरीबी को लेकर जो आपने पहली पुस्तक लिखी, बिहार गरीबी संघर्ष और समाधान, उस पे हमने विभिन्न दृष्टिकोणों से बात की, और लगभग हम उन्हीं आंकड़ों पर पहुँचे जो इस समाचार पत्र के लेखक ने या लेखिका ने उनको कोट किया। या मैं आपको इस संबंध में बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने बिहार को बहुत पैनी दृष्टि से वहाँ की गरीबी को बताया और उसका समाधान खोजने की कोशिश की। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बधाई दूंगा कि आपकी जो दूसरी पुस्तक है, जिसमें समस्या के बाद आपने समाधान प्रोड्यूस किए हैं, बताए हैं, बिहार गरीबी संघर्ष और समाधान, इसका तो पहले ही अभी वॉल्यूम आया है, दूसरा वॉल्यूम अभी आना बाकी है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा। और मैं ये जानना चाहूँगा मोटे तौर पे जो कुछ आपने चिन्हित किए हैं समस्या को लेकर, मोटे तौर पे संक्षेप में किस तरह के समाधान आपने बताए हैं? श्रीकांत जी, जहाँ समस्या है वही समाधान है। यदि समस्या नहीं है तो समाधान की भी जरूरत नहीं। समस्या अपने साथ समाधान लेके आती है। जैसे एक मैं फैमिली एग्जांपल देता हूँ। आपके घर में आपके बेटे की शादी होती है, नई बहू आती है, तो एडजस्टमेंट की समस्या आती है, लेकिन आपके खानदान के चिराग तो वही लाएगी। ठीक है। चिराग तो खानदान का वही लाएगी। तो समस्या कितने भी हो, समाधान तो उसी को लाना है जी। तो उसी तरह से मैंने इस किताब में सबसे पहले तो फ्लड की समस्या ली, जिससे बिहार में सब लोग त्रस्त है। तो फ्लड से मैंने देखा कि समाधान क्या है। तो फ्लड क्या लाती है अपने साथ? पानी लाती है, बालू लाती है, मिट्टी लाती है। हम कह रहे हैं उस पानी, मिट्टी और बालू का इस्तेमाल करके हम कैसे उसका समाधान। अभी प्रॉब्लम ये है कि बिहार में सारे लोग व्यस्त हैं कि फ्लड को रोको, फ्लड आने से रोको। मैं कहता हूं फ्लड तो आप नहीं रोक सकते हो, अर्थक्वेक नहीं रोक सकते हो, तो रोकने की बात छोड़ दो। आप जो पानी आ रहा है उसके इस्तेमाल की बात करो, उसके साथ जो बालू आ रहा है उसके इस्तेमाल की बात। आपने समस्या और समाधान दोनों पर गौर किया जी। आप किस प्रकार से देखते हैं कि जो आपने समाधान दिए वो व्यवहारिक हैं? क्या बिहार के ऊपर पड़ी हुई गरीबी की चादर किसी दिन उठ सकेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है? मैं उम्मीद करता हूं कि यदि सरकार की सोच और जनता की सोच
को एप्रोप्रिएट एजुकेशन से दिया जाए तो 5 साल के अंदर में इकोनॉमी डबल हो सकती है। पहले आप सोचें कि समस्या है, समाधान इजियर है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने एक हॉलैंड कंट्री का नाम सुना होगा। हॉलैंड, हाँ, हॉलैंड समुद्र के लेवल से नीचे है और पूरा हॉलैंड को एम्बैंकमेंट बनाया हुआ है कि समुद्र का पानी जमीन पर नहीं आ जाए। लेकिन समुद्र के पानी एम्बैंकमेंट बनने के बाद भी सीपेज से आ जाती है। सीपेज से जो पानी आ जाती है, उस पानी को निकालने के लिए उन्होंने कनाल सिस्टम बना रखा और वो कनाल सिस्टम में सीपेज से पानी आ गया। अब वो पानी को तो अल्टीमेटली समुद्र में डालेंगे, तो उसके लिए उन्होंने विंड मिल बना रखा कि वो एक कनाल से दूसरे कनाल में पानी डालो, यहाँ से पानी निकाल के उस कनाल में डालो, उस कनाल से का लेवल इतना ऊंचा कर दो कि जाकर पानी समुद्र में गिर जाए। तो समाधान पानी से ही आया ना, क्योंकि जब पानी आता है वहाँ सीपेज से तो हवा भी आती है समुद्र से, उस हवा का इस्तेमाल कर लिया उन्होंने, विंड मिल बना लिया। नहीं तो अदरवाइज पानी को नीचे से ऊपर कैसे ले जाते? जब तक ऊपर नहीं ले जाएंगे तो समुद्र में गिरेगा कैसे? तो समस्या के साथ समाधान हर जगह आता है, सोच की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार के पास, प्लानर्स के पास वो सोच होगी जिसकी तरफ डॉक्टर सेन ने संकेत किया है। इससे पहले कि डॉक्टर साहब को हम धन्यवाद दें, मैं अपने दर्शकों को, अपने फैंस को अनुरोध करूंगा, जो हमने पिछली बार अनुरोध किया था कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ये वीडियो सार्थक लगा, इसकी जानकारियाँ बहुत उपयोगी लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसको अपने अन्य मित्रों के साथ, अपने अन्य साथियों के साथ साझा करना ना भूलें और साथ ही ब्याह सेन नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसे तो आप तुरंत अभी कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन भी आप दबाएं, जिससे कि ब्याह सेन नेटवर्क पर भविष्य में आने वाली जानकारियां, भविष्य में आने वाले वीडियोस, उनके बारे में आपको समय पर और पहले ही जानकारी मिल सके। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारे दर्शकों को कुछ अनुरोध करना चाहें तो? मैं तो अनुरोध करना यही चाहता हूं कि संतोषम परम सुखम से दर्शकों को ऊपर उठना चाहिए। पॉसिबल है, लेकिन आप चाहें, क्योंकि सरकार के इलेक्शन आ रहा है, तो आजकल डेमोक्रेसी में बोलते हैं ना कि यू गेट द गवर्नमेंट यू डिजर्व। उसको जैसे सरकार चाहे, जैसे आप हैं, हाँ, वैसी आपको सरकार चाहिएगा, वो सही सरकार आएगा। हाँ। जैसा जो आप डिजर्व करेंगे उसी टाइप का सरकार आएगा। तो डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं और क्या डिजर्व करते हैं। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ, या जहाँ पर हैं उसी में संतोष है आपको? हाँ, या कर्म करके फल की इच्छा नहीं चाहते? क्योंकि फल प्राप्त करना जो है वो आपके लिए एक इंजन का, एक फ्यूल का काम करता है, आपको आगे बढ़ाने का काम करता है, प्रगति का काम करता है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से आगे नए विषय पर मिलेंगे, तब तक हम दर्शकों से अपने इजाज़त चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।